नहीं किया, किसी ने नहीं किया? A1 A2 कहाँ से, A1 से लेकर D8 तक दिया था। A1 A2 में डाउट नहीं है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिए थे मैंने, वो दिए थे एक मिनट को। सब लोगों ने नहीं किया क्या होमवर्क? नहीं किया हो तो फिर छोड़ देते, फिर बाद में करेंगे डिस्कस। किया है किसी ने? सर हाँ सर हमने बायोलॉजी लिया हो तो JEE के सम्स की प्रैक्टिस भी करनी थी। देखो, JEE देखो फिजिक्स में क्या है कि JEE मेंस और देखो नीट जेई मेंस और एडवांस तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में देखो सिर्फ एडवांस के वो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। बाकी जैसे मोशन का एक क्वेश्चन है, अगर वो JEE मेंस में आया है तो ऐसा नहीं है कि वो नीट में नहीं आ सकता, मतलब उसी टाइप का आया हो वैसा ही। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आते जिनमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं खुद मना कर दूंगा तुम्हें। बट बाकी क्वेश्चंस तो तुम्हें भी करने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है तुम्हें, और मैं खुद पहले बता दूंगा तुमको कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम बायो वाला नहीं करे तो अच्छी बात है, समझ रहे हो। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकते हैं वही क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ हमेशा करने के लिए। तो इसमें ऐसे ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तुमने किसी ने ट्राई नहीं किया क्या क्वेश्चंस? नहीं किए? सर वो पहले के हो गए सर, वो 83 वाले नहीं हुए सर। कौन से हो गए 83 वाले? सर वो A2D आपने बोला था, फिर वो 1 to 83 बोला था ना सर। हाँ हाँ, 1 to 83। हाँ सर, वो A2D तो हो गए सर, वो 8-10 क्वेश्चन थे, लेकिन वो 1 to 83 नहीं हुआ सर। वन, अच्छा 1 to 83 नहीं हुआ। 1 to 83 में मुझे डाउट्स है। 1 to 83 थे, पहले वन टू यस। एटी थ्री कर लेते हैं। बाकी देखो बेटा मैं बता रहा हूँ जो जी 1 to 83 फुल निकाल लेता हूँ, चलो मैं 37। एक्चुअली ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये इसमें सब तरह के क्वेश्चंस हैं और हमें वो सब तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए, तभी जाके हमको कम्प्लीटली सीखेंगे। हाँ बताओ 1 to 83 में बताओ डाउट्स क्या है बेटा, बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैन वॉक्स, अच्छा देखो 30 डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है ये। क्या है इसके अंदर? मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले कहाँ जा रहा है वो? नॉर्थ में जा रहा है एक इंसान। हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट एंड इधर साउथ। तो इंसान पहले 30 मीटर जा रहा है नॉर्थ में, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट में, उसके बाद साउथ वेस्ट। जब साउथ वेस्ट बोल रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? ये डायरेक्शन मानेंगे 45 डिग्री वाली, ठीक है। तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, फिर साउथ वेस्ट में कितना जा रहा है? 30√2 जा रहा है, ठीक है। अब हमको पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये अपना क्वेश्चन है। अब ऐसे डायरेक्ट तो देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्या करते हैं हम इसको, एक बात बताओ बेटा, अगर 30√2, ये जो वाली जो डायरेक्शन है 30√2, ये एंगल मेरा 45 और 45 बनाता है, ठीक है। तो क्या तुम ये बात बोल सकते हो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ तो ऐसा, वो ट्रायंगल 30√2 का और ये 45 डिग्री का, तो उसमें ये वाली साइड जो है अगर मैं इसको x बोलता हूँ और ये वाली साइड y बोलता हूँ, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि x अपॉन 30√2
इज इक्वल टू cos 45, दैट इज हाउ मच 1/√2। तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी यहाँ से। सेम वे में 5 y में लगाऊंगा तो y/30√2 इज इक्वल टू हाउ मच sin 45, वो भी 1/√2 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से भी 30 आ जाएगी। तो तुम्हें एक बात पता चल रही होगी कि ये दोनों 30 आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस डायग्राम को मैं चेंज करके ऐसा बना सकता हूँ कि ये तो 30 था ही और ये 20 है, जो ये 30√2 है, इसका वेक्टर क्या है, मतलब वेक्टर मतलब डायरेक्शन देखो तुम बस, कि एक तो आया इस तरफ 30 और एक आया नीचे की तरफ 30। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब टोटल जब देखोगे तो ये 30 और ये 30 तो कैंसिल कर देंगे, एक ऊपर एक नीचे, और इधर क्या है, राइट में एक 20 और लेफ्ट में एक 30। तो ओवरऑल क्या बचने वाला है, सिर्फ ओनली एक लेफ्ट में 10 बचने वाला है। लेफ्ट में मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, तो 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये आंसर। बताओ अभी पता चला या नहीं चला? यस। क्लियर है अभी सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? एनीवन? ओके, और बताओ आगे। 3 3, अच्छा डाउट सी, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर, चलो अभी लिखते हैं, रुक जाओ। थर्ड, इसमें देखो क्या है, देखो जो लोग ने क्वेश्चंस नहीं करे हैं ना, मैं पहले बताता हूँ, मैं बार बार ये बात रिपीटेडली बोलता हूँ कि अगर फिजिक्स में तुम्हें कुछ भी सीखना है और तुम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो मतलब नहीं सीख सकते तुम। सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस करना ही सब कुछ है। थ्योरी, ये बात अलग है ऑफ कोर्स कि थ्योरी के बिना तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, थ्योरी उसके लिए ज़रूरी है, बट अगर क्वेश्चंस नहीं किए तो तुम वो सोच ही नहीं पाओगे और सीख नहीं पाओगे। तो चलो करते हैं। 3 पार्टिकल्स है पी क्यू आर, सिचुएटेड एट अ पॉइंट ए, और सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर के पे। ऑल 3 पार्टिकल्स मूव अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स एंड रीच पॉइंट बी एज शोन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ए का डिस्टेंस अगर देखोगे तो ए का पाथ ऐसा है, ये तो बहुत सिंपल है, ये आर है, ये आर है, डिस्टेंस में सब कुछ जुड़ जाता है। तो ए का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया। बी का पाथ देख लेते हैं, ए का क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्यू का, सर ये मैंने क्यू का निकाला, क्यू का पाथ ऐसा था ना, है यस ना। सर। और पी का देखोगे अगर तो पी का पाथ ऐसा है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लंबाई जो है 3/4, 3/4 ऑफ द 2πr है। तो देख लो कितना है ये हो गया 3/2πr आ गया ये, ठीक है। ये पूरी लंबाई 3/4 है, इसलिए मैंने लिख दिया इसे। फिर आते हैं आर पे, आर ने क्या पाथ फॉलो किया है, डायरेक्ट ऐसा। तो ये लंबाई क्या है, 1/4 है, 1/4 ऑफ 2πr। 2πr क्या होता है, पूरी लंबाई, सर्कमफ्रेंस। तो ये कितना आ गया, πr/2। तो तुम्हें दिख रहा है कि एक तो है 2r। अब रेशियो किसका पूछा है, पी और क्यू का पूछा है, अच्छा। तो फिर पहले ही हो गया, पी और क्यू का रेशियो बताओ कितना आ गया, 3/2πr डिवाइडेड बाई, ये तो पी का है और क्यू का कितना है, 2r। तो r से r चला गया, ठीक है। x अपने को p का और x q का पूछ रहा था तो वो किया मैंने। तो क्या आंसर आ गया, 3/4π, दैट इज थर्ड आंसर आ गया। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। yes sir चलो आगे Yes. बढ़ते हैं। लिखना है लिखते रहना भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। और बेटा आज तो तुमने ये सोच लिया कि भाई जेईई मेंस के क्वेश्चन हम क्यों करें, आगे से ऐसा मत सोचना बेटा, फिजिक्स फिजिक्स होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो बिल्कुल ही अजीब होंगे, जो तुम्हारे नीट में आने के चांसेस नहीं हैं, तो मैं खुद तुम्हें नहीं बोलूँगा कि हाँ बेटा ये ओनली जेईई मेंस के लिए है, ठीक है। बट बाकी सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस इतनी चाहिए होती है जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी तुम्हें इसका आइडिया नहीं है कि हमको कितनी प्रैक्टिस कर चाहिए होती है। तो जो मैं बोलूँगा वो होमवर्क पूरा करो, इसमें ये सब नहीं सोचना है कि ये जेईई का है या ये नीट का है तो मैं हम क्यों करें। हाँ भाई, 4th 5th 6th और 7th 8। 8, सर 8 और 9। 8 और 9, 8 और 9 देख लेते हैं।
एक मैन है वॉक्स फॉर सम टाइम टी विद वेलोसिटी दिस एंड देन, हाँ देखो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये बात जानते हैं सब लोग, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, तो एक इंसान मान लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है अभी वी स्पीड से, वी वेलोसिटी से, मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये टी टाइम तक ऐसे चलता है। और दूसरा जो इंसान है, ठीक है, वो भी, अच्छा ये टी टाइम से जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, वी इंटू टी को एक्स मान लेता हूँ। तो इसमें मैंने वी इंटू टी को, ये वाली लंबाई को एक्स मान लिया, ठीक है। और अब की बार क्या किया उसने, फिर नॉर्थ में जाने लगा सेम वैसे ही, तो वो भी एक्स से गया क्योंकि वही वी और वही टी, बस डायरेक्शन अलग थी। तो अल्टीमेटली वो ऐसे चला गया, देखो पहले यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आ गया। देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो वेक्टर का वाला तरीका है और एक लॉजिक से भी कर सकते हैं। वेक्टर मैंने अभी जो पढ़ाया नहीं है, ओके, क्योंकि मैंने 2 डायमेंशन वाली चीज़ अभी तुम्हें नहीं बताई है, बट सिंपल लॉजिक से इसको देखो कैसे करेंगे हम। तो ये अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ वो पहुँच गया, तो ये बात तुम समझते हो क्या कि एक्स है, ये लंबाई भी एक्स है, और इसके अलावा भी मैं वी एवरेज को ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा वी गलत बोलते हैं ना मैंने, ये तुम लोग भी बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बोलते हैं ना वी एवरेज को, हाँ या ना भाई? ए एवरेज को बोलते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वी एवरेज तो यही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, Yes, sir. है ना? यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे जब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं अपन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सीधा ज्वाइन कर देते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हालांकि वेक्टर है, वेक्टर का भी भूल जाओ, अभी सिंपल तुम सोचो, क्या तुम्हें बता सकते हो कि ये एक्स है और ये एक्स है और ये 90 डिग्री है, तो ये लंबाई रूट एक्स होगी, हाँ या ना? बोलो भाई, बस Yes, खत्म। sir. तो ये लंबाई रूट एक्स है, तो रूट एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन टाइम कितना, 2t। भाई यहाँ से यहाँ तक का टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का टी टाइम लगा, टाइम तो टोटली ऐड होगा, तो टोटल टाइम 2t हो गया। और हमने क्या बोला था, हमने ये माना है कि v बराबर एक्स टी है, तो x बराबर, उल्टा सॉरी बोल दिया, x बराबर वी टी माना है, तो डाल दो इसके अंदर, x बराबर अगर वी टी डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, √2 वी टी डिवाइड बाई 2t, टी से टी कट गया, तो √2 v बाई 2 मतलब v बाई √2, √2 से ही कट जाएगा, फोर्थ आंसर आ रहा है। देख लो सब लोग ध्यान से, किसी को दिक्कत है तो पूछो। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, तो sir. चलो Yes. फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? इसके अलावा और क्या बोला था तुमने, एट्थ नहीं, एट्थ हो गया, नाइन्थ, नाइन्थ क्या Yes. बेटा? हाँ, नाइन्थ बेसिकली एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, शायद यही था, हाँ शायद यही है। देखो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें मतलब कुछ फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, हमको सोच के बस आंसर देखना पड़ेगा। बाकी थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि सोचना कैसे है। एक ड्रंकार्ड है, तो वो क्या कर रहा है कि स्ट्रेट रोड पे 5 स्टेप आगे चलता है तो 3 स्टेप पीछे चलता है, और ये चीज चलता है बार, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, और हर स्टेप 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड लेता है। तो ये गड्ढा है, 1 फीट है, 11 मीटर आगे, 11 मीटर आगे, तो पूछ रहा है कि वो वहां पे कब गिर जाएगा। देखो उसको अगर विजुलाइज करने की कोशिश करें कि भाई ये हो क्या रहा है, तो कुछ ऐसा होगा बेटा, ग्राफ से काफ़ी अच्छा विजुलाइज होगा, बाकी फिर डायरेक्टली भी तुम देख लेना। अगर इधर मैं x बनाता हूँ, इधर मैं t बनाता हूँ,
ध्यान देना बेटा, पहले वो 5 मीटर, तो एक स्टेप में 1 सेकंड लगता है और वो एक स्टेप 1 मीटर का है। तो स्टार्टिंग उसने करी 5 मीटर आगे चला वो, तो 5 मीटर आगे चला, तो टाइम कितना लग गया, 5 लग गया। और पोजीशन क्या आ गई, जहां से उसने स्टार्ट किया इसको मैं 0 बोलता हूँ, और जहां उसको जाना है मान लो मैं इसको A बोलता हूँ, और वो 11 मीटर की दूरी पे है गड्ढा, जाना नहीं है मतलब वहाँ गिर गया है वो। तो ये 5 मीटर 5 सेकंड में वो 5 मीटर पे पहुंच गया, बट अगले 3 सेकंड में वो उल्टा आया और नीचे, कितना नीचे, 3। और यहाँ पे क्या होगा, 5 3 8 हो जाएंगे, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. फिर आगे देखो, फिर अगले 5 सेकंड में क्या होगा, 3 + 5 8, 3 + 5 8, 8 5 क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। फिर अगले 3 सेकंड में फिर पीछे, तो अच्छा यहाँ कहाँ पहुँच गए थे, 5 और 8 13, नहीं 5 और 5 10, 10 पे पहुँच गए थे हम यहाँ पे, बोलो भाई, नहीं 10 पे नहीं पहुँचे, सॉरी गलत लिख दिया। 7 पे हो गया सर। हाँ 3 और ये 3 पे मैं यहाँ था, 3 पोजीशन पे, 3 से 5 ऊपर गया, 8 8 पे पहुँच गया यहाँ पे। क्लियर है सबको, हाँ या ना, बोलो भाई। वंस अगेन देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना ध्यान शुरू से। पहले गए 5 आगे, 5 आगे चले गए, फिर गए 3 पीछे, अच्छा ये थोड़ी गलती करी मैंने, हाँ 5 में से 3 पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 5 में से 3 पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 2 पे। 2 पे। फिर 2 से 5 आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 7 पे, 4। ठीक है। और टाइम तो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। 8 से 5 13, और 13 से 3 सेकंड और 16। अब यहाँ पे अभी कहाँ पे, अभी फिलहाल हम 7 से 3 पीछे मतलब 4, 7 से 3 पीछे क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। फिर 4 के बाद क्या, 5 और आगे, तो कहाँ पहुंच जाओगे, 9 9। 9, और 16 सेकंड के बाद 5 सेकंड और 21 सेकंड हो गए। 9 से वापस 3 पीछे, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 6 आ गया, 6, ठीक है। और 21 3 24, फिर 24 के बाद क्या, फिर 5 आगे, सर इतने में तो वो गिर नहीं जाएगा। 6 + 5 क्या होगा, 13। 14 सर। 6 + 5 14 होता है, 11। 11, और वो गिर जाएगा, 6 + 5 क्या हो गया, 11 हो गया, और यहाँ पे वो गिर गया। तो 24 और 5 कितने हो गए, 29। एक बार टाइम में देखते हैं गलती नहीं करी कोई, 5 3 8, 5 13, 13 3 16, 5 21, 3 24, 5 29, ठीक है। 29 सेकंड आ गया आंसर। एनसीईआरटी में शायद डेटा अलग था, वहाँ पे ये 13 मीटर दिया था और 37 सेकंड था उसका आंसर, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर हुआ है क्या किया हमने, बोलो भाई, यस सर। है ना। बेसिक लॉजिक से किया है इस क्वेश्चन को हमने, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे कर सोच सकते हैं हम, अगर मान लो कि नहीं सर इतना लंबा बार बार ग्राफ कौन बनाएगा, तो हम यही सोच सकते हैं कि देखो +5 -3 +5 -3 +5 -3 ऐसा काउंट करते जाओ बस। तो 5 3 और देख लेना 11 कहीं पे नहीं आ जाए, बस जैसे ही 11 आ जाएगा वहीं पर रुक जाना। जैसे कि देखो पहले अपन ने 0 से स्टार्ट किया, तो +5 किया तो कहाँ पहुँच गया हम, 5 पे। -3 किया कहाँ पहुँच गए, 2 पे। +5 किया 7 पे। -3 4 पे। 4 + 5 9, 9 - 3 6, +5 11। अब जैसे ही 11 आया रुक जाओ, फिर टाइम देख लो तो कितने, 5 3 8, टाइम तो सबका जुड़ेगा, और हर एक स्टेप में एक ही सेकंड जुड़ लगा है। 5 3 8, 5 13, 3 16, 5 21, 3 24, 5 29, 29 आ गया आंसर, 29।
क्लियर है बेटा सबको, हाँ या ना? बोलो यस भाई। सर क्लियर। हाँ, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। देखो मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ कि नीट के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में और एडवांस के सिलेबस में ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, है डिफरेंस, बट इतना कम डिफरेंस है, मतलब बहुत ही कम। और जहाँ भी डिफरेंस आएगा तो मैं बताऊंगा स्पेसिफिकली कि बेटा ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, या इसमें है, या इसमें नहीं है। और वहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि इसके एक तो ये बात होगी सिलेबस की, फिर बात होती है लेवल ऑफ क्वेश्चंस की। लेवल ऑफ क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स डिफरेंस है। सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं जनरली, एक्सेप्शंस की बात छोड़ो, जनरली नीट में उससे थोड़ा सा टफ होते हैं मेंस में, ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा टफ। तो नीट और मेंस का लेवल सेम ही होता है, और उनके उनके लिए बच्चे को सेम ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। एडवांस का एक अलग ही सीन है, उसकी एक अलग ही प्रैक्टिस होती है, ठीक है। उसके लिए मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन तो होते ही हैं, उसके अलावा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो नीट और मेंस में एक डिफरेंस जो आता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नीट में जनरली कम आते हैं। मैं जनरली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कभी कभी इस चीज़ को भी, ये रूल भी अप्लाई नहीं होता, और काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं। बट वही बात, 45 में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं बाई चांस, तो हमको उसको छोड़ना होता है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ऐसा जहाँ भी आएगा कि जहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करना है, नीट वालों को छोड़ दो। बट फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो सब नॉर्मल है, और वो सबको करना है, चाहे मेंस वाला हो तो उसको नीट वाले का भी करना है, और नीट वाला हो तो उसको मेंस वाले का भी करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस 9 की बात बताओ भाई आगे। 21। 21, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। 21 में देखो, लगता है बाकी लोगों ने, कम लोगों ने होमवर्क किया है इस बार। एक बात पहले ही सुन लेना बेटा, जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, तुम ये मान के चलो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ नहीं सीखने वाले हो। तुम्हें लग रहा है क्लास देख के सीख जाएंगे, तो वो अभी सीख जाओगे। जो अभी सीखा है 1 महीने बाद गायब हो जाएगा, और जिसने होमवर्क किया है उसका गायब नहीं होता, और जल्दी से रिवाइज भी वापस भी आ जाता है सब कुछ। पर जो ऐसे सोच रहे हो कि नहीं होमवर्क करे बिना हम डायरेक्ट डायरेक्ट देख देख के समझ जाएंगे, अभी हो सकता है थोड़ा और समझ जाओ, पर वो रुकेगा नहीं। चलो खैर, पहला पार्ट हमने किससे ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस है उसका पहला पार्ट हमने हाफ पार्ट v0 स्पीड से ट्रेवल किया है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना, हाफ वाला नहीं कराया गया? यस सर। हाँ उसी टाइप का ये, पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया देखो। मैंने शायद ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का भी कराया होगा, पर चलो देखते हैं। पहले तो पूरे पार्ट को आधे आधे डिस्टेंस में डिवाइड कर लो, कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, ये x है, तो आधे आधे डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया। तो पहला वाला जो आधा डिस्टेंस है वो v0 से ट्रेवल हो रहा है। अब बचा वाला डिस्टेंस को भी आधे डिस्टेंस में डिवाइड नहीं किया, टाइम में डिवाइड किया। बचे वाले डिस्टेंस को टाइम में डिवाइड किया, और बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टाइम लगता है, अगर t टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक का t टाइम लग रहा है अगर, तो t/2 पहला वाला टाइम में हमने बोला कि v1 से, और t/2 में v2 से। ये दिया हुआ है हमको। सबसे पहले तुम्हें ये डायग्राम बनाना जरूरी है, तो तुम्हें विजुअलाइजेशन होगा कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे सेम वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ तो स्पीड और डिस्टेंस वेलोसिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नहीं है कि जो उसकी डायरेक्शन बदल दे। और अगर डायरेक्शन नहीं बदलती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहता है। भैया कि ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है और वो यहीं चलते जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। फर्क कब पड़ता है कि या तो वो अपनी डायरेक्शन ऊपर इधर बदल दे, इधर बदल दे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डिस्टेंस और स्पीड ऑफ वेलोसिटी को सेम ही ले सकते हैं, उसमें कोई लोचा नहीं है।
तो उसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब टोटल जो वेलोसिटी आती है, टोटल वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो मैं टोटल एक्स अपॉन टोटल टाइम लिख देता हूँ। अब समझते हैं कि भाई अपने को क्या क्या दिया हुआ है। अगर तुम ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस चलो मैंने एक्स मान रखा है, देखो यहाँ पे तुम्हें समझना चाहिए कि या तो मैं टी को एक्स में बदलूं या मैं एक्स को टी में बदलूं, क्योंकि फाइनल आंसर में ना तो एक्स दिखना चाहिए ना टी दिखना चाहिए, तुम्हें दिख रहा है ओनली v1 v2 और v0 दिखना चाहिए। अब ये बताओ तुमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिनेरियो है उसको देख के क्या लग रहा है कि क्या बेटर है, एक्स को टी में बदलना या टी को एक्स में बदलना? टी को एक्स में बदलना। टी को टी में बदलना। टी को एक्स में बदलना, बिल्कुल सही बोला। किसने बोला ये? रिति। यस सर। हाँ वेरी गुड बेटा। टी को एक्स में बदलना फायदेमंद है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो एक्स पूरा कंप्लीट लेके पहले यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है ना, ये इजीली एक्स के टर्म्स में निकाला जा सकता है। कैसे देख लेते हैं जरा, इस पे अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हो गया v1 इंटू टी बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक का जो कवर हुआ हो गया v2 इंटू टी बाई टू, और ये टोटल मिला के x बाई टू होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? और जैसे ही पता चला तो बहुत बढ़िया हो गया कि v1 प्लस वी टू इंटू टी, ये टू तो कॉमन लेके कट गया, इजिकल टू एक्स। तो t बेसिकली क्या आ गया, x अपॉन v1 प्लस वी टू, और इसको यहाँ मैं आसानी से डाल दूंगा। टोटल डिस्टेंस तो x ही है, और यहाँ पे जो टाइम लगा इसका टाइम मुझे दिख रहा है साफ साफ। इसका टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x बाई टू वी नॉट, मतलब x बाई टू वी नॉट डाल दो इसके अंदर, तो x बाई टू वी नॉट प्लस इधर वाला जो टाइम है वो t है, तो t की जगह मैं क्या डालूंगा, ये पूरी वैल्यू कितनी, x अपॉन v1 प्लस वी टू। इतनी खुशी, x कॉमन ले गायब, अपना आंसर आ गया। नहीं हुई खुशी? नहीं हुई हैं? यस सर। दुखी लोग हो तुम लोग, जब खुश होना चाहिए तब खुश नहीं होते हो, जब दुखी होना दुखी नहीं होते हैं। बस अब तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। इसका हम जब एलसीएम ले लेंगे नीचे तो क्या आ जाएगा, टू वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू, वो चला जाएगा बाद में ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, टू वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू, और नीचे इधर ये एलसीएम लेंगे तो इसको ऐड करोगे तो v1 plus v2 plus 2v0. This is my answer, and as I can see it is option number 3, है ना? Yes. किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, देख लो, लिख लो और समझ लो। कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो। किसी को दिक्कत नहीं है किसी स्टेप में? एनीवन? सर। नो? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बताओ। 24? यस सर। 24 देख लेते हैं भाई। 24, हाँ चलो देखो, वीटी रिलेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, और अपन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, ये ऐसे दिया हुआ है, की वैल्यू दे रखी है, तो डिस्टेंस बताओ। एक बात बताओ, अगर v बराबर 2t दे रखा है हमको, इस बात से तुम कुछ चीज निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले तुम्हें याद होगा हमने बोला था कि मोशन जो है ना उसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है, और ये तुम्हें जज करना होता है कौन सा टाइप है। पहला होता है रेस्ट, दूसरा होता है यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हैं, और तीसरा होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, और लास्ट होता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसके अंदर कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसके अंदर तो यूनिफॉर्म, इसमें तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, x बराबर वी टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या फॉर्मूले लगते हैं भाई, वो 3 इक्वेशंस याद आ रहा है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वो टाइप से। यस।
और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन में जिसमें कुछ भी नहीं लगता है, लास्ट क्लास में हमने किया था इसको डिस्कस फ्राइडे को, उसमें क्या होता था, v इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी लगता है बस डेफिनेशन, और a बराबर डी वी बाई डी टी। तो ये जज करो कि अभी तुम्हें पहले कुछ देख के पता चल रहा है क्या कि कौन से केस का मोशन है, कुछ भी पता चल रहा है देख के? सर रेस्ट वाला केस का। रेस्ट? अरे अरे किसने बोला ये रेस्ट वाला? रेस्ट वाला काव्या। काव्या। बेटा काव्या, रेस्ट वाला केस का मतलब ये है कि नॉट ओनली इनिशियली रेस्ट, पूरी जर्नी में रेस्ट, मतलब जर्नी है ही नहीं बेसिकली, मतलब रेस्ट ही हमेशा, ये इनिशियल बोला हुआ है फ्रॉम रेस्ट, उसके बाद वेलोसिटी है ना, समझ रहे हो बेटा काव्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस सर। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन बोल रहा है? रीति। रीति। कैसे पता तुम्हें? सर यहाँ पे k की वैल्यू 2 दी है और वो कांस्टेंट है, तो और वो k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो एक्सेलरेशन हुआ ना। अच्छा, अगर मैं ये देता, क्वेश्चन को चेंज कर दूं मैं, और u बराबर के टी स्क्वायर देता और k की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड देता, तब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता रिद्धि? तुम्हारे हिसाब से तब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए? यस और नो? अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक इस केस में भी यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, सॉरी, बट इसमें नहीं है। इसमें है, बट कारण तुम गलत बोल रही हो। कारण समझो, कारण ये है कि जब हमको कुछ भी पता नहीं चले, देखो तुम्हें ये नहीं बोला गया है कि पूरी जर्नी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या पूरी जर्नी में रेस्ट पे है, ऐसा कुछ भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनिशियली रेस्ट बोला हुआ है पर बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो तुम क्या करोगे, बेसिक से जाओगे। व्हाट आर बेसिक्स? कुछ भी नहीं पता हो तो ये लगाना हमेशा, क्योंकि ये सबसे जनरलाइज्ड केस है, ये सब में अप्लाई हो सकता है, हर चीज में ये चीज, कोई भी केस हो मोशन का, ये केस कभी भी गलत आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये सबसे जनरलाइज है, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहा हूँ। तो बस, तो मैं क्या करूंगा, ए निकालना है, ए बराबर में क्या कर दूंगा, डी बाई डी टी। ए क्यों निकालना है, उससे जजमेंट हो जाएगा कि भाई कौन से केस का मोशन है, और फिर मैं इजीली फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो डी बाई डी टी करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, दैट इज ए कांस्टेंट। तो ए बराबर 2 आ गया, एंड दैट इज थ्रू आउट द जर्नी। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भैया ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर तो मेरे पास बिल्कुल बहुत ईजी हो गया ये चीज़, मैं इजीली सब कुछ निकाल सकता हूँ। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड व्हाट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, हाफ ए कितना है 2, और टी कितना है 3 स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, 9 मीटर मेरा आंसर आ गया। दिस इज 9 मीटर। सबको पता चला या नहीं? यस सर। ओके। यस सर। और रीति तुम्हें देख अपने अपने गलती समझ में आ गई होगी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, समझ रही हो, है ना? तो कारण ये नहीं है कि ये K2 दिया हुआ है, ये K उसने एक्सेलरेशन बोला है क्या तुम्हारे सामने? नहीं बोला है ना, ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये एक्सेलरेशन है, और वो कैसे पता चलेगा, डिफरेंशिएट करके। अब देखो इसी केस में अगर मान लो मैं कर रहा होता तो फिर ए क्या आता, 2KT आता, तो 2KT आता तो फिर क्या बोलते हैं, ए वेरिएबल आता, मतलब 4T हो जाता फिर ए, तो ए वेरिएबल आता तो फिर ये फोर्थ केस ही रहता फिर तो। ठीक है, लिख लो, समझ लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज मुझे 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे 11th में नए एडमिशन लेते हैं उन लोगों को एक चीज़ की इंपॉर्टेंस कम पता होती है। मैं इसलिए बार बार इस पर स्ट्रेस देता रहूँगा, और आई होप तुम जल्दी ही समझ जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरी 11th निकल जाए फिर तुम समझो। वो ये सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, जिस दिन थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जिस दिन होमवर्क दिया है उसके क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो वो तो छूट जाएगा तो भी चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो जैसे कि हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जितना इन क्वेश्चन से तुम सीखोगे ना वो थ्योरी से भी बहुत ज़्यादा होगा। थ्योरी पढ़ना ऑफकोर्स नेसेसरी है, वरना तुम क्वेश्चन ट्राई ही नहीं कर पाओगे, पर जितना हम क्वेश्चन से सीखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बात समझना। जितना मैं तुम्हें बोल के नहीं समझा सकता।
इसके लिए मैं तुम्हें एक ही लॉजिक दे सकता हूँ जिससे तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। अगर तुम बोर्ड के लिए पढ़ाई करोगे, कोई टीचर मान लो सिर्फ बोर्ड का पढ़ा रहा है और बोर्ड के लिए पढ़ाई करोगे, तो वो भी तुम्हें मोर ओवर लगभग 80-90% वही थ्योरी देगा जो हम देंगे। 80-90% या फिर कभी कभी किसी टॉपिक में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, बट सारा डिफरेंस क्वेश्चंस का है, क्वेश्चंस के लेवल का है, जो कंपटीशन में लेवल आता है, और वो हम क्वेश्चंस करते हुए ही सीखते हैं, उसको सीधा कोई थ्योरी बोल के सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आई होप जो लोग नहीं समझे हैं वो जल्दी ही समझेंगे और देर नहीं हो करेंगे, जिससे उनका लॉस ना हो, वरना लॉस होगा तुम्हारा और क्या। हाँ, और बताओ ये आगे 24 के आगे। 24 के बाद 30। 30। ये क्वेश्चन कर लिया बेटा तुमने? 32 हो गया क्या? नो सर। अच्छा 30 बोला ना तुमने। अच्छा बाकी ये सब तो हो गया ना, ये 25, 26 इसमें तो दिक्कत नहीं आई ना? नो सर, ये हाँ तो ऐसे हो तो हमने, नो सर। हाँ ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चन हमने किए थे। चलो बढ़िया, 30 देखते हैं। देखो क्योंकि होता क्या है बेटा कि हम क्लास में एग्जाम्पल बताते वक्त कुछ सब कुछ करा दें, बट हम सारे एग्जाम्पल सारे टाइप्स कवर नहीं कर सकते। बहुत सारे टाइप्स तुम्हें होमवर्क में हम ट्राई करने को देते हैं तब सिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुम अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ नए नए टाइप मिल रहा होगा तुम्हें, तो इसीलिए तो करते हैं। चलो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है इससे, तो ठीक है। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन हमको वेरिएबल दिया है, देखो मैंने बताया था ना। अब यहाँ पे ए को देख के ये मत सोचना कि ये एक्सेलरेशन है, बहुत बार ये वेरिएबल से खेलेंगे। इन्होंने एक्सेलरेशन का नाम एफ दे दिया, कोई बात नहीं, अपन परेशान नहीं होंगे, हम उसी हिसाब से यूज करेंगे। तो याद करो, एक्सेलरेशन जो होता था वो क्या होता था? डीवी बाई डी टी। ठीक है, और उससे अगर v दिया होता था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। बट अब यहाँ तो उल्टा है। तो अब टाइम आ गया है एक चीज़ का जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं सिखाई है, कि इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे होता है इसके अंदर, इस चैप्टर में। डिफरेंशिएशन का यूज़ की प्रैक्टिस तो हमने काफ़ी करी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक थोड़ी सी एक चीज़ लिख लो सब लोग, कि जो फोर्थ केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फोर्थ केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके अंदर हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर मुझे पता है कि हाँ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर x दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर हम क्या करते हैं, v बराबर डी एक्स बाई डी टी कर लेते हैं, तो वेलोसिटी निकल जाता है। ये तो एक पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा टाइप इसके अंदर आता है कि v दिया होता है फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम क्या करते हैं भाई, बोलो, a निकाल लेते हैं डी बाई डी टी से। ये दोनों की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कराई है, याद आ रहा है सबको, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तीसरा एक और था जो एक ही क्वेश्चन कराया था, थोड़ा अजीब था। v दिया होता था फंक्शन ऑफ x, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं दिया था, x के रेस्पेक्ट में दिया था। तो फिर हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ये नहीं लगाया था, नया फॉर्मूला बनाया था, याद आ रहा है सबको? बोला था a बराबर डी बाई डी टी होता है, इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, उसमें टाइम गायब हो जाएगा, तो v डी बाई डी एक्स। तो इसके लिए इस केस में हमने एक क्वेश्चन भी किया था इसका, v डी बाई डी एक्स करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद आ रहा है सबको या नहीं? यस सर। है ना? अब फोर्थ टाइप जो इसके अंदर आता है वो देखते हैं जरा, जो मैंने अभी तक नहीं बताया तुम्हें। देखो v बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी, तो अगर x दिया है और v निकालना है और x t के टर्म्स में दिया है तो हो जाएगा, पर इसका उल्टा हो तो, मतलब v दिया हो t के टर्म्स में और x निकालना हो तो क्या करेंगे? तो याद करो, मैंने पढ़ाया है डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो देखो ऐसे करेंगे, हम बोलेंगे कि dx बराबर v dt, फिर दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर t तक, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर x1 से x2 भी बोल सकते हो तुम,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनिशियल पोजीशन 0 हो सकता है कि इनिशियल पोजीशन कुछ 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी दी हो। अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो 0 लिख दोगे यहाँ पे, अदरवाइज x1 लिखोगे और x2। तो इसका जो यहाँ पे 1 है, इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, लिमिट डालेंगे x1 से x2, और इधर क्या आ जाएगा, ये v पता नहीं है अपने को, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो आ जाएगा। ये तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इस तरह से लगाना है, 0 to t, है ना। और इधर क्या आ जाएगा, x में जब लिमिट डालोगे तो डेल्टा x बराबर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बराबर v dt का इंटीग्रेशन और 0 से t तक टाइम। ये फॉर्मूला तुम यूज करोगे। स्टार लगा रहा हूँ, याद होना चाहिए। ये सारे तो है ही ऑफकोर्स स्टार, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। ये नया तुमने अभी यहाँ पे देखा, अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, चिंता मत करो, अभी एक क्वेश्चन करेंगे और आइडिया लग जाएगा तुम्हें। सिमिलरली फिफ्थ वाला टाइप भी देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या होगा कि वेलोसिटी दी होगी, सॉरी ए दिया होगा, वेलोसिटी निकालनी होगी। जैसे कि इसमें क्या था, v दिया था और एक्सेलरेशन निकालना था। यहाँ v दिया होगा, उल्टा बोल रहा हूँ बार बार, a दिया होगा और v निकालना होगा, मतलब इन दोनों का उल्टा, ठीक है। देखो कैसे, dv बराबर हो जाएगा इसमें a dt, और इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करोगे यहाँ 0 से लेके t टाइम तक, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो भी रही होगी v1 से लेके v2 तक, या u से लेके v भी बोल सकते हो। इससे जो फॉर्मूला आएगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, v लिमिट डालेंगे कि डेल्टा v बराबर a dt का इंटीग्रेशन और 0 से लेके t तक। दिस इज आवर फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में भी ये काम आएगा, इसको लिख लो फटाफट से सब लोग। और मुझे पता है कि 99% बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा अभी, बट डोंट वरी, पहली बार में समझ में आने के लिए मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ और फिफ्थ की प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। आगे के 3 पार्ट तो समझ में आते हैं ना, आगे के 3 पार्ट में तो किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को भी बोलो भाई, बोलो, दिक्कत है क्या पहले 3 पार्ट में भी? नो सर। नहीं। और ये जो बचा हुआ चौथा और पांचवा पार्ट है, इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कैसे निकाला है ये तुम समझ सकते हो कि इस बार v दिया है, x निकालना है, a दिया है, v निकालना है, तो उसका उल्टा इंटीग्रेट करके हमने ही किया है। इसको लिख लो सब लोग सही से, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है इस बार कोई बात नहीं बेटा, बट अगली बार से होमवर्क जरूर करना बेटा। सफिशिएंट टाइम तुम्हें दिया गया था, बीच में 2 दिन का गैप था, फ्राइडे का देखो, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, 3 दिन का गैप था, सॉरी। तुम्हारे पास 72 आवर्स थे बेसिकली। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, होमवर्क नहीं करोगे, मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ इस बात को। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तुम सब्जेक्ट कम्पिटिटिव लेवल तक नहीं सीख सकते। कम्पिटिटिव क्या, किसी भी लेवल तक नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ हमने क्लास करी और जब पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी पढ़ोगे तो पेपर में कुछ कर पाओगे। पेपर संडे को है तो तुमने सोचा कि 1-2 दिन पहले पढ़ के हो जाएगा, नहीं। अभी पढ़ोगे और लास्ट 1-2 दिन में रिवाइज करोगे तब तुम नंबर ला सकते हो अच्छे, ठीक है। ऐसा भूल जाना, बहुत से स्मार्ट लोग होते हैं जो 9th-10th में सिर्फ 1-2 दिन पहले पढ़ के कर लेते हैं, और 9th-10th में ऐसा हो भी जाता है। आई ऑल्सो एग्री, पूरे टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती 9th-10th में। क्लास कर लो पूरी, नोट्स कंप्लीट मेंटेन कर लो, और एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लो, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। 100% तो नहीं, पर सारी तैयारी हो जाती है बहुत हद तक। पर ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगी बेटा। मैं बार बार बोल के ऐसे डरा नहीं रहा हूँ, पर ये सच्चाई है। जितना जल्दी इससे अपने आप को समझा लो, ये बात तो अच्छी है। लिख लिया भाई सबने? बोलो भाई। यस सर। ओके।
आज हित का पढ़िए नहीं आया क्या? यस हित, सर प्रेजेंट। तो तुमने होमवर्क नहीं किया बेटा? कुछ करे नहीं क्वेश्चंस? नहीं सर, वो ए से डी में किया, ए टू डी सर 1 to 83 नहीं किया सर। करो बेटा, इतना कम 3 दिन में तो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना अपने को। हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम हो गई है? ये 5th टाइप की प्रॉब्लम हो गई, हाँ या ना? बोलो भाई। भाई इसमें इसमें क्या होगा? इसमें Yes. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। और इस वाले में क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा और वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। और इन सब में क्या होगा? ये दिया जाएगा और ये पूछा होगा। इसमें ये दिया जाएगा, ये पूछेंगे, ये दिया जाएगा, ये पूछेंगे। तो ऐसे ही तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला कि भैया डेल्टा वी बराबर AT dt का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो वापस से मैं स्क्रैच से वापस निकाल सकता हूँ ये चीज़ क्यों करी मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो dv/dt इज इक्वल टू AT। इसे से कंफ्यूज मत होना, इसे से कंफ्यूज मत होना, ये कांस्टेंट है। दिस इज नॉट आवर एक्सेलरेशन। बेवकूफ़ बनाने के लिए जानबूझ के ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या करोगे? dv बराबर AT dt। बार बार बोल रहा हूँ, इसे से कंफ्यूज मत होना, नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये पूरा एक्सेलरेशन था अपना, तो इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। 0 से लेकर t तक। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, वाह बढ़िया। तो यहाँ पे v1 v2 के बजाय मैं सिंपल 0 से लेके v लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन किया तो आई होप याद होगा सबको। जिसको नहीं याद है याद दिला रहा हूँ। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता था। तो अगर 1 dx आता था तो हम क्या करते थे? 1 को x की पावर 0 dx लिख देते थे, तो क्या आ जाता था? x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 दैट इज x। सेम वे में यहाँ पे क्या है? 1 dv है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? v की पावर 0 dv। तो ये क्या आ जाएगा? v की पावर 0+1 अपॉन 0+1 मतलब v। ये पूरी मैथ्स है, बेसिक मैथ्स जो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर से बता रहा हूँ, कोई भूल गया हो तो। बाकी नोट्स में तुम्हारा सब कुछ ये किया हुआ है। तो मैं यहाँ से सीधा लिखूंगा v। अब लिमिट डालूंगा 0 से लेके v तक, और इज इक्वल टू ये AT है, एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बन गया t dt का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। फिर याद दिला देता हूँ जिन लोगों को याद नहीं हो कि x dx जैसी प्रॉब्लम होती थी तो अपन क्या करते थे? x की पावर 1 फॉर्मूला लगाते थे, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 मतलब x²/2। तो सेम वे में t dt, तो t के रेस्पेक्ट में तो t1 है इधर, तो t की पावर 1+1 मतलब t²/2 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? t²/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके t तक। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ थी? 0 से लेके v तक। तो फाइनल लिमिट डाली v माइनस इनिशियल लिमिट डाली 0, तो ऐसा कुछ आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? v इज इक्वल टू, इसमें डाला t²/2 माइनस 0 तो वही आएगा, v इज इक्वल टू AT²/2। ठीक है, अब इन्होंने u भी दिया हुआ है, तो तुम ऐसा है तो बस तुम एक काम करो, फिर तुम देखोगे यहाँ पर u यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो u 0 है। अच्छा 0 नहीं है, गलती करी मैंने, सॉरी। 0 नहीं है, u बोला हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे u है। तो यहाँ पे फिर मुझे u से v इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v1 से v2 इस तरह से u से v, तो v माइनस यू आ जाएगा इधर। तो ये v माइनस यू आ गया। तो व्हाट इज v फाइनल? v इज u प्लस AT²/2। दिस इज आवर रिजल्ट। लिख लो, समझ लो, और कोई दिक्कत है तो पूछो। सही से लिखना भाई, इसको गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं समझ में आया तो बता देना। ठीक है, बोलो बेटा। आवाज कम आ रही है बेटा, तेज बोलो थोड़ा। सर हाँ सर वो सेक्शन सी और सेक्शन डी के सब डाउट पूछे थे मैंने। सेक्शन सी और सेक्शन डी के डाउट बता दो, हाँ ऐसा कह रहे हो? यस सर। हाँ रुको, चलो चलो वो बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद पहले वो कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे इधर।
पहले वो कर लेते हैं। लिख लो भाई सब लोग सही से। किसी को इस क्वेश्चन पे किसी स्टेप पे डाउट है क्या? मैं फिर पूछ रहा हूँ बेटा, समझ में आना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। सब लोग समझ गए एक बार में? बढ़िया बेटा, झिझकना मत, कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो वापस। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो वेरिएबल में डील कर रहे हैं, आधे बच्चों की हालत तो वहीं ख़राब हो जाती है। एज ए स्टूडेंट मैं भी जब 9th से 10th में आया तो दिमाग ख़राब हो गया, सॉरी 10th से 11th। क्यों? क्योंकि पहले तो हम अच्छे अच्छे नंबर से डील करते थे, 10, 20, 100, 150 ऐसे आंसर्स आते थे पहले। फिर 11th में आके हमारी दुनिया ख़राब हो गई, बिल्कुल बेरंग हो गई। क्यों? क्योंकि फिर आंसर इसमें नहीं आते, इसमें आते हैं तो बहुत कम क्वेश्चंस में, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस में आंसर डिजिट्स में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो आंसर वेरिएबल्स में ही आते हैं, वेरिएबल ही दिए होते हैं और वेरिएबल में ही आंसर आता है, तो देख के खराब लगता है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आते हैं, एक्स्ट्रा होशियार क्वेश्चन, जिसके अंदर वेरिएबल भी घुमा देते हैं कि भाई देखो हमको आदत है एस्केलेशन को ए लेने की, तो ये जानबूझ के ऐसा वेरिएबल लेंगे कि उससे और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये तो भी इन्होंने इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं करी। बहुत बार तो लोग पता क्या करते हैं क्वेश्चंस में, ये इसको भी वी ले लेंगे, तो एसोलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे तुम, जिसकी हद नहीं है। तो ऐसा अगर हो तो फिर वर्ड्स लिखो और उसको ध्यान दो लॉजिकली। जैसे कि देखो, मैं ऐसा अगर हुआ तो मैंने ACC लिखा है उसको, एसोलेशन को, जिसे कंफ्यूजन ना हो। तो तुम भी ध्यान रखना बेटा, ऐसा कंफ्यूज मत होना बस। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती, फिर इंटीग्रेशन भी यूज होता है, जिसको देख के हमें डर लगता है। तो ये सारी बातें हैं, बट डोंट वरी, ये सारे जितने भी अलग अलग ट्रैप्स हैं क्वेश्चंस के, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते तुम इनसे बाहर आना सीख जाओगे। हो गया भाई? लिख लिया सबने? बोलो भाई। यस सर। ओके, तो चलो फिर पहले थोड़ी देर वो वाले क्वेश्चंस करते हैं, 1 मिनट। कुछ क्वेश्चंस यही वाले भी कर लेते हैं। वैसे करने सब लोगों को सब कुछ है, मैंने पहले ही बोला, आगे से ध्यान रखेंगे सब। सब्जेक्टिव वाला है या ऑब्जेक्टिव वाला? सर ऑब्जेक्टिव में आपने दिए थे ना, ऑब्जेक्टिव वाला ना? पार्ट 2। हाँ हाँ, पार्ट 2 में बताओ डाउट्स। A1 A2 A3, A1 अकेला ही है, B1 B2 B3 B4। तुमने बोला सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 C1 बोला है तुमने। C1 से पहले किसी को डाउट है? एनीवन? C1 से पहले किसी को कोई डाउट नहीं? तो देखते हैं, चलो एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है, देखो बढ़िया। तो बताओ क्या होगा बेटा, ये तो कौन से टाइप का क्वेश्चन है? ये 5 टाइप मैंने यहाँ दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्या तुम्हें पता चलता है ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ किस बच्चे को पता चलता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। 5 टाइप जो मैंने दिए हैं उनमें से किस तरह का क्वेश्चन है ये? पढ़ लिया क्वेश्चन? बताओ किस तरह का है क्वेश्चन ये, कोई बता सकता है? बेटा आवाज। सर 1 सेकंड क्वेश्चन करो ना सर। हाँ 5 टाइप तो तुम्हारी कॉपी में लिखे ही हैं, देख के बताओ। कोई कुछ बोल रहा था पर आवाज गायब हो गई, आवाज मतलब खराब आवाज आई। सर फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप किसने आंसर दिया? ये काव्या। ओके, हाँ भाई कोई और बता सकता है? रिति क्या लगता है तुम्हें, किस टाइप का क्वेश्चन है ये? सर ऐसी कुछ है, वो हाफ AT स्क्वायर वाला सर। वो भी सही है बेटा, पर S=UT + ½ AT स्क्वायर हम तब लगा सकते हैं जब तुम्हें पता चल जाए कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है।
अभी तुम्हें डायरेक्टली देख के तुम ये बात नहीं बोल सकते कि एसोलेशन कांस्टेंट है, तो इसको जनरलाइज की तरह ही ट्रीट करोगे। तो दे रखा है क्या? हाँ सर, यस सर। जी कांस्टेंट नाम बोल रखा है, पर सर जी कांस्टेंट है ना। अब वही बात बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। वैसे बात सही है, आई एग्री, ये उसी टाइप का आने वाला है, देख के तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा है, बट मैथमेटिकली सोचो, ये इसने बात बताई है कि जी एसोलेशन है, इसने बात बताई है कि जी एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बोला है इसने ये बात? नो सर। नो सर। फिर कैसे मान रहे हो? नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, ठीक है। अब वही बात कि मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा ऐसे, फिर वही बात हो जाएगी, जी टी क्यूब कर दिया, अब भी तुम बोलोगे कि एसोलेशन कांस्टेंट है, बताओ इसमें एसोलेशन कांस्टेंट है क्या? हालांकि इसमें आंसर वही आएगा क्योंकि वो सिमिलर है उसके, और बात तुम्हारी गेस तुम सही कर रहे हो, बट उसका मैथमेटिकल प्रूफ तुम नहीं दे रहे हो सही, लॉजिक, वो लॉजिक पे ध्यान दो। तो काव्य तुमने बिल्कुल सही बोला, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया हुआ है जी टी स्क्वायर बाई 2, तो जब भी ऐसा दिया है मैं डिफरेंशिएट करूंगा और वहां से मेरा तुरंत आ जाएगा कि व्हाट इज वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, मतलब डी एस बाई डी टी, एस और एक्स यूज किया जाता है, तो हाफ बाहर आ जाएगा, जी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 से 2 कट गया, ठीक है, और क्या आंसर आ गया? जी टी, अहमदाबाद। पता चला हाँ या ना? यस सर। है ना? क्लियर है सबको? बताओ भाई, अक्षत क्लियर है? यस बोलो, सर। है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, सिंपल था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। एस दिया हुआ टी के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ टी के टर्म्स में, टाइप नंबर 1, डिफरेंशिएट करके सीधा अपना क्या निकल के आ जाएगा? वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी पूछी थी, इट इज एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है किसी को इसमें? नो सर। ओके, थर्ड आ जाओ, थर्ड से पहले किसी को दिक्कत है क्या? थर्ड से पहले कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ओके। थर्ड में देखो भाई, एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्म एसिलेशन स्टार्ट करता है ए एसिलेशन से, इसकी वेलोसिटी n सेकंड्स के बाद v है, तो लास्ट 2 सेकंड्स में क्या डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये हमको पूछा गया है। तो एक बात बताओ, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ऐसा स्ट्रेट में, और एसिलेशन बोल रखा है यूनिफॉर्म है। अब देखो ये बोल दिया ना, तब तुम्हें शांति आनी चाहिए। हाँ बढ़िया, मतलब 3 फॉर्मूले यूज कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मैं ये यूज कर सकता हूँ। अब करते हैं चलो, और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 दी है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, n सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है? v है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू n पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, यानी पहले एक तो t इज इक्वल टू n माइनस 2 डिफाइन कर दो एक तो, और एक t इज इक्वल टू n डिफाइन कर दो, क्योंकि इन दोनों के बीच का अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो करते हैं चलो, तो पहले तो t इज इक्वल टू, देखो इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड पोजीशन बोलता हूँ, इसको मैं थर्ड पोजीशन बोलता हूँ। तो पहले मुझे फर्स्ट और थर्ड में अगर अप्लाई करूँ, फर्स्ट को इनिशियल और थर्ड को फाइनल लूँ, तो क्या मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बोलो। यस सर। और यस सर। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है v, तो v का v डाल दिया, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a निकालना है, टाइम n है, तो a कितना आ गया? a आ गया v बाई n, मेरा a आ गया। अच्छा ये तो दिया हुआ ही था वैसे, तो मैंने मेहनत क्यों करी है? तो चलो हाँ ठीक। सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये तो था ही ना। हाँ हाँ, जबरदस्ती है, मेहनत कर दी मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट एक्चुअली क्या, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम तो पता है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक जब लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, तो इसको मैं अगर वी डैश बोलता हूँ, तो सेकंड और थर्ड में मैं लगाऊंगा, तो अपना काम हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा हाँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं है बेटा, वो इसलिए कि ए दिया तो है, पर आंसर में देखो ए नहीं है, ऑप्शंस में कहीं भी ए नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ए? मतलब ए को गायब करना पड़ेगा, नो सर। ए को गायब करना पड़ेगा, तो इसलिए ये निकाल लिया, तो सही किया हमने। अब देखो सेकंड और थर्ड में अप्लाई करते हैं अपन, सेकंड और थर्ड में अप्लाई करके क्या करना करना है मुझे, ठीक है, मुझे सेकंड और थर्ड में अप्लाई करूंगा ना,
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, पर नोटिस करो सेकंड में अप्लाई, और ये डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, ये s लास्ट 2 सेकंड्स वाला। सेकंड में अप्लाई करने के लिए मुझे सेकंड इनिशियल होगा, तो यहाँ की वेलोसिटी v डैश पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा, मैं फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। u कितना है, 0 है। a कितना है, निकाल लिया है, v बाई एन है। व्हाट इज t, t n माइनस 2। भाई फर्स्ट से लेके सेकंड तक का टाइम कितना है, n माइनस 2 है ना, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस 2 आ गई। यस सर। तो v डैश जो मैं निकालना चाह रहा हूँ सेकंड का, जब भी मैं फर्स्ट और सेकंड लिखता हूँ तो फर्स्ट इनिशियल है और सेकंड फाइनल है। तो जब मैं v डैश लिखता हूँ तो व्हाट इज v डैश, u तो हो गया 0, व्हाट इज a हो गया v बाई एन, व्हाट इज t, ये हो गया n माइनस 2, ये v डैश आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब सेकंड और थर्ड में अप्लाई करूंगा तो टाइम टेकन पता है, और सेकंड और थर्ड में अप्लाई किया तो उस टाइम पे सेकंड इनिशियल की तरह काम कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो v डैश है निकाल गई कितनी, v इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई एन प्लस हाफ a, व्हाट इज a, v बाई एन, व्हाट इज t, 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, एक 2 से 2 काट दो और नीचे n बच गया, तो v इंटू एन माइनस 2 प्लस 2v डिवाइड बाई n, क्या हो गया, सर वहाँ पे n बाई 2 नहीं आएगा, p में कहाँ पे n बाई 2 आएगा बेटा, n माइनस 2 लास्ट में आपने स्क्वायर किया। अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं, यस यस, गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पे टाइम टेकन 2 आएगा ना भाई, हाँ या ना भाई, सेकंड से थर्ड तक का टाइम 2 सेकंड है, तो अच्छा एक 2 एक्स्ट्रा आएगा। देखो v डैश तो ठीक है, सही लिखा था मैंने, एक 2 और एक्स्ट्रा आएगा टाइम का, वो 2 मिस कर दिया मैंने बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू वी इंटू ये n माइनस 2। हाँ अब सही है। अब सॉल्व करो इसको, तो देखो ये कितना हो गया फाइनली, ये बन जाएगा 2nv माइनस 4v प्लस 2v डिवाइड बाई n। इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 2v से कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 2v, तो 2nv माइनस 2v डिवाइड बाई n। तो यहाँ से तुम v कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है आंसर, 2n, हाँ 2v कॉमन ही आ जाएगा, 2 n माइनस 1, n माइनस 1 अपॉन n। तो अहमदाबाद आंसर लग रहा है मुझे, दिस इज आवर आंसर, अहमदाबाद। देख लो और समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। यहाँ वाले में किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार और बता देता हूँ। देखो s बराबर ut था, u क्या है, सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी, सेकंड इनिशियल है इसलिए, और सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूँ, इतनी है। तो ये वेलोसिटी डाली और टाइम कितना है 2 से 3 का 2, तो वेलोसिटी डाली और टाइम डाला जो कि 2 था, फिर सॉल्व किया है सिंपल, और ये हमारा आंसर है। बताओ भाई, क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वंस अगेन तुम देख रहे हो कि वेरिएबल से डील करने की अभी तुम्हें देखो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीज़ दूर हो जाएगी, डर गायब हो जाएगा। और वो डर गायब तो करना पड़ेगा बेटा, कंपटीशन में वेरिएबल्स आते हैं खूब सारे, और वेरिएबल्स दिए होते हैं, वेरिएबल्स में ही आंसर आता है, तो उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। तो तुम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बजाय इस पर ध्यान दिया करो, क्या नोन क्वांटिटी और क्या अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, जो अननोन क्वांटिटी है उसको नोन के टर्म्स में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में वैसे तो एसोलेशन क्वेश्चन में दिया था, पर आंसर में एसोलेशन नहीं दिख रहा था, तो पहला तो एसोलेशन निकालना ही पहला स्टेप था, और उसके बाद फिर पता ही है तुम्हें, सेकंड से थर्ड में निकालने गया तो मुझे वेलोसिटी जरूरी थी, वेलोसिटी के लिए फिर मैंने फर्स्ट से सेकंड भी अप्लाई किया, और वो वेलोसिटी निकाल के फिर डाला, तब जाके बाकी तो सॉल्व करने की प्रोसेस, सॉल्व करने की प्रोसेस से तो मत डरना बेटा,
सोली सोली सीख जाओगे। ये कोई इतनी खतरनाक मैथ्स नहीं है, सिंपल है। हो गया भाई सबका? यस सर। आगे देखो, आगे क्या डाउट था भाई? 1 और 3 हो गया। सेक्शन डी में 6, 7, 8। ओके, 6, 7, 8 देखो। इसमें क्या है? एक स्टूडेंट है डिटरमाइन टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ, वॉक्स ऑफ ए स्काई स्क्रैपर। ठीक है, अच्छा, ओके। सही है। क्वेश्चन पढ़ लो भाई सब लोग, जिसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो तो। तो ये तो पढ़ लिया पूरा। पूरा पढ़ लिया। देखो, एक स्काई स्क्रैपर है, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उनको स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, तो ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स पे, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पे खड़े होके कि इंसान, एक स्टूडेंट सोचता है मैं कूद के चेक करूंगा, स्टंट करना है उसे। तो और वो 320 मीटर हाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी। अच्छा, 320 मीटर समझ रहे हो तुम कितने फ्लोर होंगे? कोई बता सकता है? एनीवन? 320 मीटर मतलब कितने फ्लोर होंगे? 32, 32। देखो, एक फ्लोर कम से कम लगभग ऑन एन एवरेज 11 से 12 फुट का होता है। 12 फुट अगर लेके चले और 3 फुट में 1 मीटर होता है, तो 12 फुट से कितना हो गया? 12 फुट मतलब 4 मीटर। 4 मीटर का एक फ्लोर हो गया, तो 4 से डिवाइड करो उसको, तो 80 फ्लोर, कम से कम 80 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, कम से कम। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। नहीं समझ में आया? तुम देख लेना अपने घर पे, जैसे अपना जो फ्लोर है उससे छत की तुम अगर दूरी देखोगे ना, तो देखो तुम अपनी दूरी हाइट से भी मेजर कर सकते हो। तुम्हारी खुद की हाइट 6 फुट या 7 फुट के बीच में होगी, 5 फुट या 6 फुट या 7 फुट, तो तुम्हारा डबल मान लो लगभग, तो तुम छत पहुंच जाओगे। तो 12 फुट क्या लेके चला मैं, और 12 फुट मतलब कितना? 1 मीटर में 3 फुट, तो 12 फुट मतलब कितने मीटर? 4 मीटर। 4 मीटर की एक फ्लोर हो गया। 4 मीटर का एक फ्लोर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और फिर तो तुम्हें दिख ही गया। तो 80 मीटर, 80 फ्लोर्स की लगभग बिल्डिंग है ये। तो चलो खैर, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मूविंग ऑन, एक स्टॉप वॉच लेके वो गिरने लगा। मैं उसने सोचा मैं टाइम देखूंगा अपना, और जीरो इनिशियल वेलोसिटी से गिरा वो। तो 5 सेकंड बाद देखो, जब वो यहाँ पे फर्स्ट पे था, फिर मान ले सेकंड पे मान लेता हूँ, ये t = 0 है और ये t = 5 है। तो पहली बात तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? v = e + at। सब कुछ नीचे हो रहा है, तो मैं इस बार नीचे वाले को प्लस ले लेता हूँ, ऊपर वाले को माइनस ले लेता हूँ। u 0 है, a कितना आ जाएगा? a रफली 10 लेते हैं, बोला हुआ है अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, और इंटू 5 कर दूंगा, तो 50 मीटर पर सेकंड से गिर रहा होगा वो, हाँ या ना? कितने से गिर रहा होगा? 50 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ? सुपरमैन आया। सुपरमैन आया और उसने, वो छत पे था और छत से उसने डाइव मारी। अब डाइव मारी, ठीक है। अब बोला व्हाट मस्ट बी द सुपरमैन्स इनिशियल वेलोसिटी इन ऑर्डर दैट ही कैचेस द स्टूडेंट जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो उसने देखा तो 5 सेकंड पीछे था, और जब सुपरमैन ने डाइव मारी है, तो सुपरमैन ने पहले से अपने आप को धक्का मारा है बेसिकली। एक तो होता है जस्ट छोड़ देना, उसने अपने आप को एक ऐसा पुश किया है कि भाई क्योंकि उसके पास वो पावर भी है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी रख सकता है, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, एक काम करता हूँ, ब्लैक से मैं उस बच्चे को लिखता हूँ और रेड से सुपरमैन को। तो देखो भाई, सुपरमैन के पास इनिशियल वेलोसिटी है, मुझे निकालनी है, और बोला गया है कि दोनों मिलके यहाँ मिल जाएंगे। तो जस्ट ग्राउंड से पहले सुपरमैन उसको पकड़ लेगा। किसको? उस बच्चे को। ये अपने को क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन तो आई होप क्लियर हो गया, सबको जल्दी बोल दो फास्ट। यस सर। है ना? तो सुपरमैन ने इसको पकड़ लिया। अगर ऐसा है कि तो अल्टीमेटली ये 1 2 हो गया और ये 3 हो गया। ओके, तो ये बताओ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल करना है बस। हाँ, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं, ठीक है चलो। तो देख लो पहले तो बच्चे के लिए देख लो, बच्चे ने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, जस्ट बिफोर रीचिंग है मतलब पूरा उसने कवर कर लिया है 320 मीटर। तो ये बात सोचो कि जो बच्चा है
बच्चे को टोटल कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में बच्चे के लिए लगाऊं, ब्लैक मतलब बच्चा, रेड मतलब सुपरमैन, लिख देता हूँ नया स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसके लिए अगर मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट से थर्ड, ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा? 320 बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, यू 0 था प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी कितना आ गया? ये हो गया 320 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कट गया, ये हो गया 64, तो टी की वैल्यू आ गई 8 सेकेंड। तो टोटल 8 सेकंड की जर्नी थी, बच्चा 8 सेकंड में पहुंच गया। और सुपरमैन क्या था? सुपरमैन 5 सेकंड पीछे था। भाई ये t इक्वल टू 5 है, सुपरमैन जब उसने गिरना ही स्टार्ट कब करा है? t इक्वल टू 5 पे गिरना स्टार्ट किया उसने, तो सुपरमैन यहाँ पे t इक्वल टू 5 पे है, रेड का मतलब रेड वाले के लिए, और सुपरमैन को t इक्वल टू 8 पे, दोनों को यही मिलना है। तो इसका मतलब सुपरमैन को कितना टाइम मिला नीचे आने के लिए? 8 सेकंड या 3 सेकंड या कुछ और? 3 सेकंड, क्योंकि वो तो 5 सेकंड बाद गिरना स्टार्ट किया उसने। तो सुपरमैन के लिए अगर मैं लगा रहा हूँ 1 से लेके 3rd तक, तो सुपरमैन का देख लो भाई, वही सिंपल लॉजिक, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाऊंगा, वही उसने भी सेम डिस्टेंस कवर किया, यू उसका निकालना है मुझे, और टी कितना है? 3 सेकंड। आई होप ये सबको समझ में आता होगा। 8 - 5 उसको 3 सेकंड मिले हैं, और 3 सेकंड में उसको पूरा वहां तक पहुंचना है, क्योंकि 5 सेकंड पे उसने स्टार्ट किया और 3 सेकंड में तो उसे यहाँ हो जाना है। तो प्लस हाफ, व्हाट इज ए 10, व्हाट इज टी? 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ये हो गया 5, 5 9 जा 45, 45 को सब्ट्रैक्ट करो, 20 में से सब्ट्रैक्ट किया, 20 इधर गया, 25 उधर गया, ये हो गया 275, 275 इज इक्वल टू यू इंटू 3, और यहाँ से आ गया मेरा व्हाट इज यू? 275/3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज बॉम्बे। समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। यस सर। क्या हो गया गायब? बस थक गए इतने से में, इतने क्वेश्चन में थक गए? नहीं नहीं सर। अभी बहुत लंबा रास्ता है बेटा, सीट बेल्ट बांध लो, बहुत लंबी और बहुत फास्ट राइड है, फास्ट भी है, लंबी भी है, फास्ट भी है। देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। बेटा आवाज नहीं आई तुम्हारी, एक बार और बोलो। सर सुपरमैन वाला एक बार रिपीट करो ना। सुपरमैन वाला रिपीट करता हूँ। देखो, तुम इतना सिंपल सोचो कि जो स्टूडेंट है वो पहले से ही 5 मिनट आगे था, तो स्टूडेंट को पूरा गिरने के लिए टाइम मिला 8 सेकंड, पर सुपरमैन 5 सेकंड पीछे था, तो सुपरमैन को फाइनल में वहीं पे मैच करना है, तो सुपरमैन को तो कम टाइम मिला, तो टोटल 8 सेकंड टाइम था, सुपरमैन तो 5 पे तो उसने स्टार्ट किया है, तो उसको तो 3 ही सेकंड मिले ना, तो उसको पूरा टावर कवर करना है, पूरी बिल्डिंग 3 सेकंड में, तो वही मैंने लिखा है देखो यहाँ पे कि बच्चे को मिले 8 सेकंड, सुपरमैन 5 सेकंड बाद आ पाया वहां पे, और उसने देखा कि बच्चा गिर रहा है तो वो कूदने लगा, तो सुपरमैन जब कूद रहा है तो वो 5 सेकंड बाद कूद रहा है, तो उसको 3 सेकंड में वो पूरी बिल्डिंग कवर करनी है, और बच्चे ने वो बिल्डिंग कवर की है 8 सेकंड में, तो इसीलिए उसके फॉर्मूले में मैंने एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो है उसके फॉर्मूले में मैंने टाइम 3 डाला है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 भी नहीं है ऑफकोर्स, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वही हमको निकालनी है, वो हमने निकाली है। आया समझ में? यस सर। और ये तो देखो अपने को दिया हुआ है कि सुपरमैन जब गिर रहा है ना तो उसने अपनी ताकत नहीं लगाई है, ताकत लगा के वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा तेज भी गिर सकता है, पर ये बोल रखा है कि नहीं वो नहीं है, गिरा है वो उतने से ही, बस इतना है कि वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ थी और बच्चे की इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इसीलिए कवर कर पाया। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होती तो ऑफकोर्स वो पीछे रहता और बच्चा खत्म हो जाता, तब तक तो पहुंचता वो। ठीक है, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है? 9 o'clock। चलो फिर तो ठीक है, लिख लिया अभी सबने? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी बोल दो, फास्ट। नो, ओके, थक गए हैं इस क्वेश्चन में, थक गए, मत करो भाई, एनर्जेटिक रहो। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि व्हाट बट मस्ट बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्काई स्क्रैपर सो दैट इवन सुपरमैन कैन नॉट सेव हिम। ठीक है,
कितनी हाइट हम रख दें कि सुपरमैन भी उसको बचा नहीं पाए? सर एक 65 सबसे कम, कितनी कितनी? सर 65 रख सकते हैं, कि सबसे कम होगी तो नहीं। आवाज कम आ रही है बेटा तुम्हारी। या एक काम करते हैं बेटा, आप चलो आज के लिए इतने रखते हैं, तुम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसको पूरा सही से देख लेना भाई सब लोग, और होमवर्क पूरा कंप्लीट करो बेटा। ये बात समझो, मैं आगे की थ्योरी तुम्हें तभी पढ़ा पाऊंगा जब ये तुम ये जो काम दिया है पूरा करोगे, ठीक है? और काम नहीं करोगे तो तुम सीखोगे नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कशन करूंगा इन चीज़ों का, और फिर ग्राफ पे हम बढ़ेंगे, ग्राफ, ठीक है? या फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे, पहले थोड़ा ग्राफ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? बाकी जिन जो नहीं किया है कर लेंगे भी नेक्स्ट क्लास तक सारा होमवर्क, यही सेम होमवर्क है ना? ध्यान से कर लेना भाई। ओके ओके एवरीवन, चलो बाय। ओके सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय Yes, sir. बाय बाय।